कल हमने जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ चेंजेस जो केमिस्ट्री में चेंज होते हैं, मतलब यानी कि जो भौतिक तथा रासायनिक चेंजेस होते हैं, यानी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं। इट इज़ जनरली टू टाइप, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है इसमें, फिजिकल चेंजेस, यानी कि भौतिक परिवर्तन, यानी किसी वस्तु में या फिर किसी सब्सटेंस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं या फिर उसको हम कितने प्रकार के चेंजेस में देख सकते हैं। तो जो है पहला वो है भौतिक। भौतिक चेंज क्या है, द चेंज अफेक्टिंग फ्रॉम ए केमिकल सब्सटेंस, यानी कि ऐसा चेंज जो केमिकल सब्सटेंस को, सभी चीज़ें केमिकल से बनी हुई हैं, ऐसा चेंज जो किसी भी रासायनिक पदार्थ को में हो, लेकिन बट इट इज़ नॉट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज या परिवर्तन ना हो। जैसे कि ए सब्सटेंस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि किसी की कोई भी वस्तु हो, उसकी अवस्था हो, स्टेट हो, फेजेज हो, या फिर उनकी संरचना हो, साइज हो, वॉल्यूम हो, मतलब ये छोटा वॉल्यूम हो, बड़ा हो, इस प्रकार से। जैसे कि वाटर है, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, इवेपोरेशन होता है वहाँ पर। उसके बाद हम इसको कंडेंसेशन करेंगे तो हम किस में चला जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। ये सब क्या हैं, फेजेज हैं। ये सब किस में आएंगी, फिजिकल चेंजेज में। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, मेल्टिंग, यानी कि किसी चीज़ को गलाना, इवेपोरेशन, भाप में कन्वर्ट करना, कंडेंसेशन, जमना, कंडेंसेशन करना, फ्रीजिंग, यानी कि उसको फ्रीज करना। ये सब्लिमेशन तथा डिस्टिलेशन दोनों भी क्या हैं, फिजिकल चेंजेज में आते हैं, यानी कि ऐसी चेंज जिसमें कि कोई भी नया पदार्थ ना बने। अगला क्या है, केमिकल चेंजेज। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें कि द चेंज अफेक्टिंग फ्रॉम ए न्यू केमिकल कंपोजिशन, यानी कि ऐसा चेंज जो अफेक्ट करता हो किसको, केमिकल कंपोज, यानी कि उसको कंपोजिशन को अफेक्ट करता हो। एंड इट इज़ नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि एक से दूसरे में चला जाए लेकिन दूसरे से पहले में ना आ पाए। जैसे कि कोई भी वस्तु हो, उसको हम किसी दूसरी अवस्था में लेके चले जाएं लेकिन दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में ना लेके आ पाएँ। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ मैटर, यानी कि जंग लगना। सीधे सीधे अगर कोई किसी भी वस्तु में जंग लग जा रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। या फिर बर्न ऑफ ए मैटर, किसी वस्तु को या फिर किसी केमिकल कंपोजिशन को अगर हम जला रहे हैं, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, वो जल जाएगा, उससे एनर्जी निकल जाएगी, तो फिर हम उससे उस एनर्जी से हम मिट्टी का तेल तो बना नहीं सकते हैं। सो ये क्या है, केमिकल चेंज। इसके आगे इसमें एक अगला चेंज है न्यूक्लियर चेंजेस, बहुत जनरली रखा जाता है इसको। न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस से, चेंज का मतलब होता है चेंज, यानी कि हम सभी लोग जानते हैं कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है ये किसका, यानी कि ऐसा पार्टिकल जो किसमें पार्टिसिपेट कर सके, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सके वही क्या है, एटम है। सो इन दिस टाइप ऑफ चेंज, इस प्रकार के चेंज में यानी परिवर्तन में, सम एटम्स, यानी कि कुछ एटम्स ऑफ न्यूक्लियस, उनके जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस का कंपोजिशन है, वो न्यूक्लियस जिस प्रकार से हैं उनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या क्या होते हैं वो आगे चल के हम लोग देखते हैं। उनमें जो परिवर्तन होता है और एक नए सब्सटेंस या फिर आइटम के कंपोजिशन का निर्माण करते हैं, वो सभी क्या हैं, न्यूक्लियर चेंजेज हैं। जैसे कि अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सा है। जैसे कि है रेडियम। रेडियम का एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास जो है 226, यानी कि 226 है एटॉमिक मास, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 88। अब इसमें क्या होता है, इसमें से कुछ
इलेक्ट्रॉन्स और कुछ चीज़ें निकल जाती हैं बाहर। जैसे कि रेडियम से रेडान में परिवर्तित होता है, तो रेडान का परमाणु क्रमांक 86 हो जाता है और उसका परमाणु भार जो होता है वो 222 हो जाता है, 222 हो जाता है। सो इसमें से एक हीलियम के एटम्स बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के चेंजेस से जो है न्यूक्लियर चेंज कहलाते हैं। यहाँ पर एक तत्व था, लेकिन इसी एक तत्व से क्या हो गया, दो तत्व का फॉर्मेशन हो गया। सो अगला जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम सभी लोग जानते हैं कि यानी कि वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे कि कोई एक वस्तु है, वो किसी न किसी छोटे छोटे कण से मिलकर बनी हुई। जैसे ये पेन है, ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है, सभी जानते हैं, क्योंकि हम इसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तो ऐसी स्थिति आएगी जब हम इसको तोड़ ना सकेंगे। वही क्या है, छोटा सा कण। बट एटम इज आल्सो नोन एज इट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सम कॉन्सेप्ट लाइक डाल्टन हाइपोथेसिस थ्योरी। सो आज यहाँ तक तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी हम लोग आगे देखेंगे, इसका एटॉमिक थ्योरी में पढ़ेंगे। अब अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल्स लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो रासायनिक संयोग के कुछ मूल नियम, फंडामेंटल्स लॉ। इसमें जो पहला आता है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्य का संरक्षण नियम, यानी किसी मास का संरक्षण नियम। अकॉर्डिंग टू बी लोमनोसॉव इन 1756 में, इन्होंने 1756 में इस नियम को प्रपोज किया था। इसमें क्या बताया था, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मास आर इक्वल, यानी कि जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उन दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि 1 kg शुगर है प्लस 1 किलोग्राम साल्ट है, ये हो गए रिएक्टेंट। अगर जो हमें प्रोडक्ट देंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, वो कितने के केजी होंगे, 2 kg। सो ये क्या हो गए, प्रोडक्ट, यानी कि इनके बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया, यानी कि क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अगला क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू J.L. प्रोस्ट इन 1797, a compound are formed in fixed type of element in fixed mass ratio composition। जैसे कि कोई एक प्रकार का एलिमेंट हो, यहाँ पर लिखा क्या गया है, एक कंपाउंड, यानी कि एक यौगिक, एक कंपाउंड बन रहा है किसी निश्चित टाइप के, एक फिक्स्ड टाइप ऑफ एलिमेंट इन फिक्स्ड मास, एक निश्चित मास में। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। सो कार्बन का एटॉमिक भार कितना होगा, हम सभी लोग जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक भार 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक भार कितना होता है, 16 होता है। तो कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 12, इनका रेशियो क्या होगा, 12, ऑक्सीजन का 16 है, तो यानी 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आएगा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 4 3 12, तो 3:8 रेशियो होगा। ये क्या हो गया है, रेशियो, यानी कि यही क्या है, नियम है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगला क्या है, सो एवरी केमिकल कंपाउंड आर फॉर्म इन फिक्स्ड रेशियो, इट कैन नॉट डिपेंड अपॉन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि जो इन्वायरमेंट में है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम रिलीज कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, या हम किसी मेथड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किससे करेगा, सिर्फ रेशियो पर। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो उसका रेशियो यही होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि गुणित का नियम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन साइंटिस्ट जॉन डाल्टन
सॉरी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन 1803 यानी कि 1803 में इन्होंने इस नियम को दिया था। व्हेन टू एलिमेंट्स आर फॉर्म टू और मोर टाइप ऑफ कंपाउंड, यानी कि जब ए और बी आपस में मिलकर सी और डी या फिर ई एफ तक बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, वन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, यानी कि एक क्या होगा वो अधिक या फिर कम होगा यानी डिफरेंट होगा, लेकिन एक जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और दूसरे की वैल्यू जो है वो अधिक रहेगी। जैसे यहाँ पर है पहला एग्जांपल हमने दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, अभी हमने बताया था कार्बन का एटॉमिक 12 होता है। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो इनको हम रखते हैं 12:16। सो 3×12 3×4 16 इस रेशियो में आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की तो इसमें हम क्या रखेंगे, 32 रखेंगे नीचे और 12 रखेंगे, 12:32। तो इसमें क्या आ रहा है, 3:8 आ रहा है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो वैल्यू है वो क्या है, 3, यानी कि कार्बन की वैल्यू क्या हो रही है, वो क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। यानी कि एक की क्या होगी, कांस्टेंट होगी और दूसरी क्या होगी, गुणित होगी, उससे अधिक होगी। इसी क्या कहेंगे हम लोग, मल्टीपल प्रपोर्शन। अगला क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन अकॉर्डिंग टू JB रिएक्टर इन 1792 व्हिच मास रेशियो, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, व्हिच मास रेशियो ऑफ टू एलिमेंट्स, दो तत्व के मास रेशियो आर फॉर्म थर्ड मास रेशियो एलिमेंट, यानी कि कोई यहाँ पर ए और बी है, ये किसी तीसरे तत्व से एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा है और उनका एटॉमिक मास क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं और एक डायग्राम भी बनाया है यहाँ पर। जैसे कि एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर H2O बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बनेगा, CH4 यहाँ से बनेगा। सो कैसे बनेगा, क्या प्रोसेस होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो 16 होता है। सो इसका रेशियो जो आता है 3:8 आएगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का 1 होगा तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16, तो इसका रेशियो जो आएगा वो A आएगा। अब अगली बात करते हैं, इसका रेशियो कैसे है, ये इसका तो अलग आ रहा है। फिलहाल हम सेम प्रकार से हम देख लेते हैं। यहाँ पर कार्बन का कितना रेशियो आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सो वैसे भी देख लेते हैं, कार्बन का कितना होता है, 12:4, तो यानी कि 4 × 4 4 × 12, यानी कि 3:1 आ गया। तो यहाँ पर 3 क्या है, कार्बन का क्या है, कांस्टेंट रेशियो है और 1 जो है वो हाइड्रोजन का कांस्टेंट रेशियो है। सो थैंक यू, आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा।